इस पेपर को इस नियत से करो कि इसमें तुम पूरे सिलेबस का एक थॉरल रिवीजन कर रहे हो। मुझे यकीन है कि तुमने ये पेपर अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, और ओवर द इयर्स जो एक्सपीरियंस एज अ टीचर हमने किए हैं, उन एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ये पेपर सबसे क्लोज रेफरेंस है कि आपके पेपर में क्या कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्पेसिमेन पेपर है, लेकिन आप लोगों का नहीं है, ये आईजीसीएसई का स्पेसिमेन पेपर है। और ये फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट वी न्यू दैट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि हर साल जो हमारा केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का पेपर होता है मई जून के अंदर, उसमें जो मोस्ट रीसेंट आईजीसीएसई पेपर होता है या अगर कोई स्पेसिमेन पेपर होता है तो वो बहुत ज्यादा हाई यील्ड हो जाता है। तो ये पेपर जो आज हम पहले आपके साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं, और एक नया पेपर भी है, क्योंकि आपको शायद मालूम है कि नहीं कि उन दो आपका और उनका सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो ये बच्चे चूंकि प्रैक्टिस अपनी अपने बोर्ड में तो रहते हुए करते हैं, तो ये हमेशा से जो एक वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, अगर तैयारी आप कर रहे हैं, ये पेपर आपने किया हुआ है, तो दैट गिव्स यू अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ लर्निंग द सेम कॉन्सेप्ट। इसलिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द मोस्ट रीसेंट पेपर वी हैव अवेलेबल एट दिस टाइम। तो इसलिए इसको समझ के करेंगे, ये समझ के नहीं कि यही आ जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, इस बात का यकीन रखें। और बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है जी, पार्टिसिपेट करना है लेकिन डिसिप्लिन के साथ, मुंह बंद करके नहीं बैठना, वरना कोई फायदा नहीं होगा। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट लिक्विड्स एंड गैसेस इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट ठीक? अच्छा, एक बड़ा कॉमन मसला पेपर में आता है, वो है आपकी ट्रांसलेशन वीक होना। एक बड़ा मसला है, हालांकि आप सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आए, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं हो रही होती, सेंटेंस के मीनिंग नहीं समझे जा रहे होते, और उससे भी बड़ी गलती होती है। इसलिए अगर एक दफा में ना समझ में आए तो भाई 2 दफा पढ़ लो, 3 दफा पढ़ लो। Which statement about liquids and gases is correct? जहां पर relative concept होगा मैं पूरा concept repeat करूंगा। लिक्विड और गैसेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये आपने गौर से देखना है कि वो आपसे करेक्ट पूछ रहा है कि रॉन्ग पूछ रहा है। तो करेक्ट पूछ रहा है। अब कहता है 1 cm³ of gas contains more particles than 1 cm³ of liquid. Is it correct? कि क्या 1 cm³ of gas में ज्यादा पार्टिकल होंगे या 1 cm³ of liquid से? नो सर, नो सर, No, that's not correct. ये गलत बात है। नो। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 1 cm³ वॉल्यूम है तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसमें मोल्स सेम होंगे, और जब मोल्स सेम होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम हो जाएंगे। यस और नो? यस। जो डिफरेंट क्या होता है, अगर मैं कहूं इसमें डिफरेंट क्या है, तो 1 cm³ ऑफ गैस वॉल्यूम ज्यादा लेगी और 1 cm³ ऑफ लिक्विड वॉल्यूम कम लेगा। दैट वुड बी डिफरेंट, क्योंकि लिक्विड जो है वो कंडेंस होता है और जो गैस होती है वो कंडेंस नहीं होती। तो लिक्विड गैस वॉल्यूम कम लेगा, गैस वॉल्यूम ज्यादा लेगी। लेकिन यहां पर सवाल वॉल्यूम को लेकर नहीं है, सवाल है पार्टिकल्स को लेकर। तो इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट है। फिर अ गिवन मास ऑफ लिक्विड हैज अ फिक्स वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर। हाँ भाई, अगर आपको एक लिक्विड का मास दे दिया जाए तो उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा एट रूम टेम्परेचर पर। क्या तमाम लिक्विड्स के वॉल्यूम फिक्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर? जी सर। आप सोचिए जरा, सोच के जवाब दीजिए। ये बात हम किसके लिए करते हैं? नॉर्मली हम ये बातें करते हैं गैसेस के लिए, ठीक है ना। हम किसकी बात करते हैं? गैसेस के लिए करते हैं ये बात, कि गैसेस जो होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लेकिन क्या ये बात लिक्विड पे भी अप्लाई होती है? ये आ गई ना आपके पास लर्निंग। यस, दिस सेम अप्लाइज टू लिक्विड एज वेल। कि अगर हमारे पास, जैसे ऊपर हमने बात की कि 10 cm³, चलो ऐसे एग्जांपल कर लेता हूं मैं। 1 लीटर मेरे पास कोका कोला है और 1 लीटर मेरे पास नेस्ले की वाटर बॉटल है, 1 लीटर मेरे पास पेप्सी है, तो क्या सबका वॉल्यूम बराबर नहीं होगा? बोलो भाई, अगर रूम टेम्परेचर पे रखी है तो सबका वॉल्यूम बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। इज इट ऑब्वियस? इज इट क्लियर नाउ? कि अगर मेरे पास 1 लीटर 3 अलग अलग ड्रिंक्स हैं, तीनों का वॉल्यूम 1 लीटर है, जो कह रहा है वो फिक्स वॉल्यूम, तो रूम टेम्परेचर पर अगर सेम मास लिया है तो सबका वॉल्यूम फिक्स होगा या नहीं होगा? भाई आंसर करना पड़ेगा। होगा सर। होगा। इट मींस यहां पर हमें एक डिफरेंट अप्रोच मिली कि अगर एक गिवन मास ऑफ लिक्विड लिया जाए तो सबका वॉल्यूम फिक्स होगा अगर टेम्परेचर सेम है तो। बाकी ऑप्शंस को मैं इवेल्युएट करवा देता हूं। पार्टिकल्स इन लिक्विड कैन इजीली बी फोर्स्ड क्लोज टुगेदर। क्या पार्टिकल्स इन लिक्विड को हम नो सर। लिक्विड आर, क्या लिखा था हमने? लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स और लिक्विड दोनों के लिए क्या बात आती है कि लिक्विड्स भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं और सॉलिड्स भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो ये बात तो गलत हो गई। फिर पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव फिक्स पोजीशन। क्या पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव फिक्स पोजीशन? नो, दे हैव रोटेटरी वाइब्रेशन। तो ये दोनों बातें गलत हो गई। तो वी हैव आवर राइट आंसर विद अस
इसको हम ऑड वन आउट स्ट्रेटेजी भी कर सकते थे कि अगर हम ए, सी और डी को रूल आउट करते तब भी हमारा आंसर बी बन जाता, और अगर यहां पर बी बनाए तो कैसे बनाए? वी हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास डिफरेंट लिक्विड्स हैं जिनके मासेस सेम हैं तो दे विल ऑल ऑक्यूपाई द फिक्स वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर। आर वी गुड टू गो? भाई आंसर करना Yes. पड़ेगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे ना भाई। चलो आगे चलते हैं। बेसिक दूसरा क्वेश्चन आ गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे सीखने की नियत से। मिनरल वूल सोक्ड इन एक्वस अमोनिया, ये सवाल बुक में भी मौजूद है, टेक्स्ट बुक में आप जानते हैं, हम थ्योरी में भी कर चुके हैं डिफ्यूजन वाले टॉपिक के अंदर। एक मिनरल वूल है जो एक्वस अमोनिया में सोक्ड है। आप जानते हैं एक्वस अमोनिया जो है वो इज दी ओनली गैस जो कि किस नेचर की होती है, बताते जाओ भाई। हमारे सिलेबस में दैट्स दी ओनली गैस दिस व्हिच इज बेसिक व्हिच टर्न्स रेड लिटमस टू, बोलो भाई, ब्लू, ओनली बेसिक गैस। अब रिवीजन का टाइम आ गया, तो एसिडिक गैसेस कौन सी होती है हमारे सिलेबस में? हमने एसिडिक गैसेस कौन सी पढ़ी है? क्लोरीन इज अ एसिडिक गैस, और फिर HCl एसिडिक गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक गैस होती है। ये तीनों गैसेस जो हमने सिलेबस में पढ़ी हैं वो एसिडिक होती हैं, और द ओनली बेसिक गैस इन आवर सिलेबस इज अमोनिया। यस और नो? इज दैट क्लियर बच्चों? Yes. कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एसिडिक। तो ये हमने सिलेबस में पेपर 2 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहां पर जहन में आया तो बता दिया। आफ्टर 5 मिनट्स द डैम्प रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, यही होना था, डैम्प रेड लिटमस पेपर था, वो कहते हैं ब्लू हो गया। विच प्रोसेस लीड टू दिस चेंज? हाँ भाई, ये प्रोसेस क्यों हुआ? कंडेंसेशन की वजह से, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, डिस्टिलेशन की वजह से? यस, वेरी Diffusion. क्या हुआ भाई? पार्टिकल्स ऑफ गैसेस ने क्या किया बेटा? बोलना पड़ेगा, शाबाश, मूव किया टुवर्ड्स दी लिटमस पेपर। तो मूवमेंट हुई, और उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्यूजन कहते हैं। इज एवरीबॉडी क्लियर? Yes. चल, फिर कहता है विच पेयर ऑफ एटम्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर रिवीजन करें तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं? अगर नीचे लिखा हुआ है 10, ऊपर लिखा हुआ है 21, तो वी माइनस दीज टू वैल्यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दैट इज इन पर्टिकुलरली दिस केस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वुड बी 11। तो अब इस तरह फाइंड आउट कर लीजिए। तो 59 27 माइनस करें, कितना बनता है? 59 माइनस 27 जी 37 47 57 22, और 59 माइनस 28 कितना बनता है? वो बनता है 21। तो ये तो सेम नहीं है। फिर 64 माइनस 29 कितना बनता है भाई? 64 माइनस 29, भाई कैलकुलेटर ले लो, जल्दी जल्दी करते जाओ, शाबाश। 35. 35 बनेगा, और वो बराबर में 34 बनेगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद फिर 64 माइनस 29 जी कितना बनता है? 64 माइनस 29 35, और 65 माइनस 30 भी कितना बनता है? 35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या बच्चों? Yes. ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? आगे चल रहा हूं बेटा। Which statement describes the bonding? अब देखो, आप एक चीज देखो, मैं क्यों कह रहा हूं ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखो एमसीक्यू बड़ी सीक्वेंस से स्टार्ट हुए हैं। पहला एमसीक्यू जो है बिल्कुल लिक्विड गैस का बेसिक है, दूसरा पार्टिकल नेचर का है, तीसरा एटम का है, चौथा बॉन्डिंग का है, और चैप्टर वाइज सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट इज वाई ये आपके चैप्टर्स को ना थोड़ा थोड़ा याद दिलाता हुआ चला जाएगा। यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो आपको मालूम है ना, ये नंबर प्रोटॉन भी होता है और यही नंबर इलेक्ट्रॉन भी होता है। बच्चों सबको मालूम है, यही नंबर प्रोटॉन भी होता है, यही नंबर इलेक्ट्रॉन भी होता है फॉर एटम्स। और जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन का नंबर आता है। और अगर यहां पर चार्ज लगा हुआ है, इट मींस वो क्या है? आयन है। और आयन के नंबर कैसे बताते हैं इलेक्ट्रॉन का? अगर प्लस का चार्ज है तो यहां से माइनस करके, और माइनस का चार्ज है तो प्लस करके। इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? Yes. Yes. नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। आवाजें बहुत एक दो ही आ रही हैं, बाकी बच्चों की आवाज नहीं आ रही। लड़कों तुम लोग बिल्कुल सो रहे हो, जरा जाग जाओ। मोहम्मद, नजीर, साद, जरा पार्टिसिपेट करो। Which statement describes the bonding in sodium chloride? कौन सा बॉन्डिंग? अच्छा वैसे ही बता दें, सोडियम क्लोराइड में कौन सी बॉन्डिंग होती है? क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई बॉन्डिंग का? बच्चों रिपीट करना, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या था? कि जनाब जब मेटल और नॉन मेटल में बॉन्ड बनता है तो हमेशा कैसा होता है? आयोनिक, जिसके पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस के दरमियान बॉन्ड बनता है। यस और नो? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था? म्यूचुअल। रिपीट कर दें, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ नॉन मेटल। और यहां पर कौन सी फोर्स होती थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती थी। अब यहां पर बातें करने के बाद अब चलते हैं। अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या शेयर्ड पेयर का लफ्ज आ सकता है आयोनिक बॉन्ड में? नहीं आ सकता। अ वीक फोर्स, क्या वीक फोर्स का वर्ड आ सकता है? नहीं आ सकता। अब रह गया बी और सी। अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइन, अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या ऑपोजिटली चार्ज आइन। यस, वी नो नाउ ऑपोजिटली चार्ज आइन। बच्चों वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो आगे चलते हैं। A covalent molecule, दूसरा सवाल भी बॉन्डिंग से रिलेटेड है। A covalent molecule M contains a total of
4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा अप्रोच आएगा इसमें कि एक मॉलिक्यूल M है जिसमें टोटल 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताइए M कौन सा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले NH3 को देख लीजिए, तो NH3 क्या होता है, नॉन मेटल है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हमारा NH3 आ जाता है। उसके बाद HCl कैसे आता है, ये आ गया। उसके बाद CH4 कैसे बनेगा, ये CH4 आ गया। बात समझ आ रही है, इसकी लाइन में लाइन बंद करो अपनी। उसके बाद H2O कैसे आता है, H2O ये आ गया। अब मुझे बताइए 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कहां पर हो रही है, यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां तो 6 हैं भाई, 1 2, यहां तो 2 हैं, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 2 और 3 4 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वाटर। अप्रोच समझ में आई कैसे किया हमने। देखो बेटा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने थे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक डंडे का मतलब क्या होता है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, एक इस एटम की तरफ से, एक इस एटम की तरफ से। तो हमें NH3 का स्ट्रक्चर बड़ा बहुत ज्यादा आ चुका हुआ एग्जाम में, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको बनाना नहीं आता है। और यहाँ कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है, सिंपल सी हमने बॉन्डिंग उसकी खोल के लिखी है। उसने कहा था भाई किसके अंदर जो है वो 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ हमें 6 इलेक्ट्रॉन नजर आए, यहाँ 2 नजर आए, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन नजर आए शेयर्ड, और यहाँ हमें 4 इलेक्ट्रॉन नजर आए। दैट इज वाई हमारा आंसर वाटर हो गया। क्या ये बात सबको समझा पाया हूं मैं जी? हलीमा, बतूल, sir. कायनात, मिना, मुनीजा, रुमैसा, रोमान, पता नहीं कौन कौन से नाम है। चलो आगे चलते हैं। The lead in a pencil is made up of a mixture of graphite and clay. Graphite, याद करो ग्रेफाइट कहां पड़ा है, कहां पड़ा है, कार्बन कंपाउंड, एरोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो जाइंट स्ट्रक्चर पढ़े थे, यस और नो? Yes, sir. जरा साथ साथ जाइंट स्ट्रक्चर का रिवीजन भी कर लेते हैं। जाइंट स्ट्रक्चर जब हमने पढ़े थे तो उसमें हमने क्या बताया था कि जितने भी मेटालिक कंपाउंड, जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं सारे जाइंट होते हैं, यस और नो? Yes, sir. और कोवेलेंट में हमने फिर 2 कैटेगरीज बनाई थी, एक कोवेलेंट में जाइंट थे और दूसरे कौन से थे, सिंपल, है ना? एक कोवेलेंट में जाइंट होते हैं, और जाइंट में कौन कौन से पढ़े थे हमने, डायमंड, डायमंड एंड ग्राफाइट और Silicon सिलिकॉन डाइऑक्साइड और silica. सिलिका। और सिलिकॉन और सिलिके का स्ट्रक्चर किस जैसा होता है, डायमंड जैसा, ग्रेफाइट जैसा? डायमंड जैसा। ठीक है। और इसके अलावा फिर एक चैप्टर हमने पढ़ा था मैक्रोमोलिक्यूल का, ऑर्गेनिक में, वो भी सारे जाइंट थे नहीं थे? Yes, sir. Giant. ठीक है ना, ये हमारा रिवीजन हो गया। चलो, तो अब कहता है व्हेन द परसेंटेज ऑफ ग्रेफाइट इज इंक्रीज्ड, व्हेन द परसेंटेज ऑफ ग्रेफाइट इज इंक्रीज्ड, लेड पेंसिल है, इसमें ग्रेफाइट और क्ले शामिल है, कहता है इसमें ग्रेफाइट की परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। द पेंसिल मूव्स अक्रॉस द पेपर मोर इजीली, किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, ग्रेफाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है, कहते हैं जब ग्रेफाइट हमने बढ़ाया तो पेंसिल ज्यादा इजीली मूव कर रही है। मेरी स्क्रीन पे मत लिखो, ठीक है जी। कौन सी प्रॉपर्टी, ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, लुब्रिकेंट होता है, यस और नो? Lubricant. ठीक है ना। तो अब हम ग्रेफाइट एज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट दिस प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ये भी ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ये भी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो लुब्रिकेंट का है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। A compound with the formula XO2 has a relative formula mass of 64. What is X? देखो भाई बड़ा आसान है, सिंपल सेंस, कॉमन सेंस है। XO2 का मास 64 है। अब इसमें उसका MR दिया हुआ है, अगर हम XO2 में से X निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, XO2 बराबर 64 को सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मैथ्स करके दिखा रहा हूं, वैसे आसान है। X ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 into 2 64, and that is X plus 34 is equal to 64. X 64 minus 34, sorry 34, 32, that is 32 इसका मास कितना है, 32। कौन से एलिमेंट का 32 होता है, सल्फर। इज दैट क्लियर बच्चों, सबको समझ आ गई बात? यस सर। ऑक्साइड से मैं एक बात याद दिला दूं, याद है जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं, ग्रुप 1 के जो कंपाउंड होते हैं, ग्रुप 1 के कंपाउंड की वैलेंसी 1 होती है, 2 के कंपाउंड की वैलेंसी कितनी होती है, एलिमेंट की 2, 3 की 3 और 4 की 4, फिर 5 की कितनी हो जाती है, 5 की 3, फिर 6 की 2, 7 की 1। अब जब हम फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, मान लें कि अगर मैं कहता हूं X इस ग्रुप से है, X इस ग्रुप से है,
और y इस ग्रुप से है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, x और y लिखा, x की वैलेंसी 2 y पर और y की वैलेंसी 3 x पर, फॉर्मूला क्या बनता है, x3 y2, यस और नो। Yes, sir. इसी तरह अगर मैं कहूं x जो है वो इस ग्रुप से है और y इस ग्रुप से है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x लिखा y लिखा, x की वैलेंसी 2 y पर, y की वैलेंसी 2 x पर, दोनों कैंसिल हो गए, क्या फॉर्मूला बन गया, x y, यस और नो। जी सर. Yes. बच्चों बात समझ आ रही है, रुमैसा, सवेरा, शहीर, जोहा, माज, मायरा, कायनात, हलीमा, अब्दुल राफे, Yes, sir. बात समझ आ रही है बेटा। समझ आ गया। माज चीते मेरे किधर हो तुम, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी, माज बाजवा, सॉरी माज ख्वाजा, माज ख्वाजा, माज की आवाज नहीं आ रही। चलो भाई आगे चलते हैं। व्हेन मोल्टन, अब मोल्टन लेड ब्रोमाइड सुनते ही इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट ठक करके दिमाग में आने चाहिए। व्हेन मोल्टन लेड ब्रोमाइड, मोल्टन, अब सवाल बाद में पढ़ेंगे, याद करो पहले इलेक्ट्रोलिसिस जब पढ़ी थी हमने, नबिया याद करना, इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या पढ़ा था, मोल्टन की इलेक्ट्रोलिसिस होती है और दिन ज्यादा हो गए, एक्वस की होती है, Aqueous. दो होती है, डाइल्यूट और Concentrated or dilute. कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट में कंपटीशन आ जाता है, एक पॉजिटिव आइन होता है, एक नेगेटिव आइन होता है, एक एच आइन होता है और एक H negative or होता है। OH. यहाँ पर भी कंपटीशन आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव OH और OH। यहाँ पर फैसला किसके हिसाब से होता है, एज पर दी डिस्चार्ज सीरीज, फर्स्ट पार्ट इज डिस्चार्ज एंड सेकंड पार्ट इज डिस्चार्ज एनोड, जिसका डिस्चार्ज इजी है वो डिस्चार्ज होता है। यहाँ पर भी यही गेम होता था सी और ए का, लेकिन फर्क क्या होता था कि यहाँ पर आपने डिफरेंस भी देखना होता है, अगर डिफरेंस कम है तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड आयन डिस्चार्ज हो जाता है और अगर डिफरेंस ज्यादा है तो फिर हाइड्रोजन डिस्चार्ज होता है, और यही चीज OH के लिए भी अप्लाई होती थी। जबकि मोल्टन में सीधा सीधा होता है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो कैथोड पर और नेगेटिव पार्ट एनोड पर डिस्चार्ज होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इसमें एक और बात याद करो जो मैंने पढ़ाया था, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का जो ओर था बॉक्साइट Al2O3, वहां पर आपने पेपर 2 में भी देखा था कि वहां सवाल आता है कि उसकी मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस होती है, उसमें क्या डालते हैं, क्रायोलाइट। किस लिए डालते हैं क्रायोलाइट, टू डिक्रीज दी To lower the melting point. पॉइंट ऑफ दी ओर। ये सारी बातें याद करें। फिर इसी तरह एक और केस भी इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था, याद करो, जिसमें एक तो होता है प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड और दूसरा किसका इलेक्ट्रोड होता है, जी जी जी, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का क्या केस कराया था कायनात, कि जब इलेक्ट्रोलाइट और जो एनोड का मटेरियल है सेम एलिमेंट क्यों, सेम एलिमेंट के हो जाए। क्या मतलब, अगर ये कॉपर सल्फेट है तो ये क्या हो जाए, कॉपर आइंस हो, कॉपर कॉपर मेटल हो। अगर ये आयरन सल्फेट है तो ये क्या हो, आयरन मेटल हो। तो ऐसे केस में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्या कंक्लूजन क्या होता था, एनोड क्या कर जाता है, एनोड Anode पे डिसॉल्व deposit. कर जाता है और कैथोड पे जाके क्या हो जाता है, ये डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रिंसिपल को कहां इस्तेमाल करते थे, इलेक्ट्रो प्लेटिंग में। कुछ याद आया बच्चों? चलो अब आ जाए सवाल पे वापस। कहता है व्हेन मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम, ध्यान में रखें प्लैटिनम मेथड है यानी इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट ईच इलेक्ट्रोड, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, तो हम अपनी वर्किंग पहले पढ़ लें। लेड ब्रोमाइड है और मोल्टन है तो कैथोड एनोड, कैथोड पे मिलेगा लेड, एनोड पे मिलेगी ब्रोमीन गैस। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो बबल्स ऑफ ब्राउन गैस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ए और सी में से आ गया। और यहाँ क्या मिलेगा, लेड मेटल विच इज शाइनी ग्रे, लिक्विड होता है, मोल्टन यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा होने की फॉर्म में क्या, ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, बनेगा तो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन फिर टेम्परेचर हाई होने की वजह से मोल्टन फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए तो नहीं हो सकता ना भाई, क्लियर है जी, गैस नहीं होगी ना। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन में पूछ सकता है। आगे चलते हैं, एक्वस निकल सल्फेट। अब यहां देखो एक्वस का आ गया निकल सल्फेट और निकल एक नया मेटल आ गया, इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोप्लेट अ पीस ऑफ स्टील विद निकल। अब देखो यहां इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या कहता है बेटा, कहता है कि निकल सल्फेट है और निकल सल्फेट का कोई इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कोट करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेट अ पीस ऑफ स्टील विद निकल। स्टील का पीस है, स्टील का पीस है और उस पर निकल की कोटिंग करनी है। कहता है विच मटेरियल आर यूज्ड एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हाँ भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या लेंगे, निकल, निकल, और नेगेटिव पे कोटिंग करनी है तो क्या होगा, स्टील। जब आपको पता होगा तो आंसर आपको खुद बोलेगा। तो नेगेटिव पे हमने ले लेनी है स्टील और पॉजिटिव पे ले लेना है निकल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस।
चलें आगे चलते हैं. Which row show the waste products released from the exhaust of a vehicle powered using hydrogen oxygen fuel cell. देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल तुम्हारे सिलेबस में डिटेल में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जितनी बात तुम्हें याद रखनी है उसकी वो क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो होता है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं और वाटर बनाते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं. तो बेटे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल है उनका फायदा क्या होता है? सॉरी बेटा किससे बातें कर रहे हो? मिकाल, हटाओ उसको. मिकाल सर, भाई बंद करो. अच्छा जी, सर कैटालिटिक कन्वर्टर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल एक ही चीज है. दोबारा बोलो बेटा. सर कैटालिटिक कन्वर्टर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल एक ही चीज है. कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या है? मैं पूरी बात, तुम्हारी आवाज नहीं, इको क्यों सर कर मैं रही है? कह रहा हूँ कि कैटालिटिक कन्वर्टर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल एक ही चीज है. नहीं 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 नहीं, कैटालिटिक कन्वर्टर तो एक वो डिवाइस है ना जिसमें आपने एयर एटमॉस्फेयर में पढ़ा था कि जनाब आली वो जो कार के एग्जॉस्ट में जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स बनते हैं उनको वो तो पर्टिकुलरली आपने इस केस में पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करा देती है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड और उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है. ये कैटालिटिक काम होता है जो प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है. लेकिन यहाँ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल तो एक ऐसा सेटअप है जिसमें हम एनर्जी, जैसे गाड़ी के इंजन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, कैसे पेट्रोल को जलाकर. अब पेट्रोल को जलाने से क्या मसला है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, पेट्रोल को जलाने से क्या मसला है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का फायदा क्या होता है कि ये बायो फ्रेंडली होता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन जलती है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो वाटर है और वाटर हार्मफुल तो नहीं होता. तो यही एडवांटेज होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का. फिर सवाल पैदा होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, हम पेट्रोल क्यों इस्तेमाल करते हैं? बात यह कि हाइड्रोजन एक तो बहुत महंगी पड़ेगी, दूसरा ये कि हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, तो अल्लाह ना करे जरा सा भी लीकेज हो धमाके कर देगी. इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल एक एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है और कमर्शियली फीजिबल नहीं है. इसीलिए आम तौर से गाड़ियों में आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल नजर नहीं आता. लेकिन बायो फ्रेंडली देखा जाए, जैसे मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि जो हमारे एयर जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं उनके अंदर जो फ्यूल है वो हम जो है स्पेस में जब वो स्टे कर रहे होते हैं तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इस्तेमाल करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर स्पेस में हम पेट्रोल डाल के भेजेंगे, डीजल डाल के भेजेंगे, तो वो तो स्पेस के अंदर भी पोल्यूशन फैलाएंगे. तो इसलिए जो स्पेस क्राफ्ट जितने टाइम के लिए स्पेस में स्टे करता है उसमें जो फ्यूल एनर्जी का प्रोसेस है ये वो तो या तो सोलर पैनलिंग के थ्रू होता है, या अगर उसको बूस्ट चाहिए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जरिए होता है. क्योंकि जब हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो अनलाइक एनी अदर फ्यूल हाइड्रोजन एनर्जी तो देती है लेकिन साथ ही कोई बाय प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं देती. तो खुलासा ये कि यहाँ सवाल ही पूछ रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अगर एक व्हीकल में लगा हुआ है, ठीक है ना, तो बताइए उसमें कौन सी गैसेस बनेंगी. तो मुझे बताइए एज पर दी इक्वेशन कौन सी गैस बन रही है? सिर्फ उसमें वाटर, स्टीम बन रही है. क्या उसमें नाइट्रोजन की या कार्बन की कोई ऑक्साइड बन रही है? बोले भाई. No, sir. तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी. इज दैट क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं. ये डायग्राम मेरे ख्याल है जिस बच्चे को नहीं आती अब उसे डूब के मर जाना चाहिए या किसी ट्रक के नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वेदर इट्स पेपर 2 और पेपर 1. रिएक्शन पाथवे किसका डायग्राम है? एक्सो का, एंडो का? ये एंडो. टेम्परेचर ऊपर जा रहा है. ओवरऑल आप देखें ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, यहाँ के मुकाबले में ऊपर बढ़ गया है. दैट्स एंडोथर्मिक. और एक्सो का भी साथ साथ रिपीट कर देते हैं. एक्सो का होता था कैसा बनता? एक्सो का होता तो ऐसे बनता. रिएक्टेंट वाला हिस्सा ऊपर, प्रोडक्ट वाला नीचे. ये वाला पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी होता और ये जो डिफरेंस है नीचे की तरफ, एरो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा. एरो में गड़बड़ करते हैं अक्सर बच्चे एमसीक्यू में. ये वाला नेगेटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें एरो नीचे. जबकि यहां अगर लेबल करें तो ये पूरा एक्टिवेशन एनर्जी है जो पॉजिटिव है. एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये रिवीजन के लिए बता रहा हूं. और इसमें डेल्टा एच का एरो भी जो है वो पॉजिटिव ही होता है. तो डेल्टा एच का एरो भी ऊपर की तरफ होता है क्योंकि एनर्जी ऊपर जा रही है और साइन पॉजिटिव होता है. अब सवाल देखते हैं. Which statement about the reaction is correct? हाँ जी, heat is released. क्या heat release हुई है? Obviously, it is a combustion. C. Combustion exo होता है, endothermic होता है? Exo. Exo. तो ये भी correct हो गया. It is an endothermic reaction. Is it correct? Yes, sir. Yes. ठीक हो गया. चलें आगे चलें. Temperature increases. लिखा हुआ है तो temperature increases. अच्छा, why this is incorrect? Temperature increases ये भी Endothermic ठीक होता है है. तो surrounding cool हो जाती एनवायरमेंट है. का इंक्रीज नहीं होता. वेरी गुड. जब टेम्परेचर की बात हो रही होती है इसका मतलब हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं. बहुत अच्छा आपने पकड़ा. जिन्होंने पकड़ा और जिन्होंने नहीं पकड़ा खुद सुन लीजिए. एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता. हमने इसका ग्राफ पढ़ा था, वो डिक्रीज हो जाता है. याद करो, ऐसे ग्राफ पढ़ा था. सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है.
एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है जिसमें आप हीट रिलीज करते हैं, जैसे चूल्हा जला रहे हैं आप, तो उसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है। चलें, विच चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस, यहां पर सवाल पूछा गया कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है। आइए देखते हैं भाई। मेल्टिंग आइस टू फॉर्म वाटर, इज इट अ फिजिकल चेंज? Yes, sir. यस इट इज। देखिए मेल्टिंग, बॉइलिंग, ठीक है, डेंसिटी, ये सारी फिजिकल चेंज है। जहां केमिकल ब्रेकडाउन ना हो रहा हो, केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक ना हो, दिस इज अ फिजिकल चेंज। बर्निंग हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, क्या बर्निंग फिजिकल चेंज है? No. एडिंग सोडियम टू वाटर, क्या ये फिजिकल चेंज है? No, sir. जी Yes. No, sir. Chemical change है. That's a chemical reaction. Sodium will immediately react with Sodium water. hydroxide. Sodium hydroxide. Boiling water to form steam. Yes, Yes, sir. in boiling Yes, water, sir. physical change. Yes, sir. So B 1 answer. 4 would be our answers. चलें आगे चलते हैं। ये सेटअप आप कई दफा देख चुके हैं, एटीपी के अंदर भी इस तरह की डायग्राम आप देख चुके हैं, मैंने पढ़ाते हुए भी प्लानिंग में भी इस तरह का क्वेश्चन कराया था, और याद है बताया था कि इस तरह से हम डालते हैं, एसिड डाल रहा है, मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा? हाँ भाई, Hydrogen. Hydrogen gas. मेटल Salt गैस, और एसिड गैस, हाइड्रोजन सॉल्ट और गैस। हाइड्रोजन गैस। अब देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर रहे हैं ओवर वाटर, वो बाय डिस्प्लेसिंग वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ कलेक्ट होंगे। कहता है विच चेंज डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या इसमें करें जिससे रिएक्शन की रफ्तार कम हो जाए? नंबर 1, सारे ऑप्शंस पढ़ने। एडिंग वाटर टू दी फ्लास्क, ये जो फ्लास्क है, दिस इज फ्लास्क, कहता है इसमें पानी डाल दें तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। दूसरा कहता है हीटिंग दी फ्लास्क, अब जो ऑब्वियस है उसको तो ठीक करो, अगर फ्लास्क को हीट करें तो रिएक्शन तेज होगा या स्लो हो जाएगा? तेज हो जाएगा। ये तो तेज कर देगा, इंक्रीज कर देगा, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। यूजिंग मोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर हम मोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालेंगे तब तेज क्या हो जाएगा? Yes, तेज sir. हो जाएगा, तेज yes or no? करना। और अगर पाउडर मेटल लेंगे इस सॉलिड पीस की जगह तब भी रिएक्शन क्या हो जाएगा? तेज तो ये भी हो तेज हो जाएगा। Yes, जाएगा। sir. यहाँ बढ़ेगा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। इट मींस वाहिद आंसर क्या हो सकता है? एडिंग वाटर टू द फ्लास्क, क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा, रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एक बात का जवाब दो, जो सही देगा इसका मतलब है ए स्टार वाले रास्ते पर है। वाटर डालने से स्पीड तो स्लो हो जाएगी, क्या अमाउंट ऑफ गैस पे कोई फर्क पड़ेगा या उतनी रहेगी? नो सर, उतनी रहेगी। नहीं रहेगी। अमाउंट ऑफ गैस रिमेन दी सेम, अमाउंट ऑफ गैस सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स एसिड और मेटल के तो उतने ही है ना, अमाउंट ऑफ गैस सेम रहेगी। फर्क क्या आएगा कि जब पहले रिएक्शन तेज हो रहा था तो वो अमाउंट ऑफ गैस जल्दी बन रही थी, अब वही अमाउंट ऑफ गैस बनने में टाइम लगेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं। Which row correctly matches the experiment and the observations to identify the underlying substance? ठीक है ना, कौन सी जो है ना एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिटी मैच करती है? सबसे कहता है ब्लू क्रिस्टल्स आर हीटेड, द क्रिस्टल टर्न्स व्हाइट एंड स्टीम इज गिवन ऑफ, कहता है ये हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड की निशानी है। फिर पिंक क्रिस्टल्स के लिए कहता है पिंक क्रिस्टल्स हैं जिनको हीट किया गया है। याद करो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर और कॉपर सल्फेट के बारे में बताया था कुछ मैंने। Yes. Blue होता है, पानी डालने से pink. कोबाल्ट क्लोराइड के लिए क्या पढ़ा था हमने कि ये ब्लू से क्या हो Pink जाता है? Pink हो जाता है. ब्लू से पिंक। ये वाला कौन सा फॉर्म होता है? एनहाइड्रस। Cobalt. और ये वाला कौन सा होता है? हाइड्रेटेड। Hydrated. Hydrated. जबकि कॉपर सल्फेट में क्या पढ़ा था हमने कि जो Blue to एनहाइड्रेटेड white. होता है, एनहाइड्रस होता है, वो कैसा होता है? White. हाइड्रेटेड कैसा होता है? हाइड्रेटेड कैसा होता है? कायनात कुछ जवाब आ जाएगा। हाइड्रेटेड कैसा होता है? ब्लू। हाइड्रेट्स मतलब एनहाइड्रेट्स। एनहाइड्रस का मतलब बगैर पानी के, और हाइड्रेटेड का मतलब जिसमें पानी अटैच हो जाए। ये तो टेस्ट में पढ़ा था ना हमने, जब वाटर का टेस्ट पढ़ा था। हाँ याद आ गया। अब मैच कर लो, अब आसानी हो जाएगा। वाटर इज एडेड टू अ व्हाइट सॉलिड, द व्हाइट सॉलिड टर्न्स ब्लू। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की आइडेंटिफिकेशन। वाटर इज एडेड टू ब्लू सॉलिड, द ब्लू टर्न। क्या अब मुझे पहले तो बता दो कि कॉपर सल्फेट के लिए क्या ब्लू से पिंक वाली ऑब्जर्वेशन काउंट करती है? No. नहीं करती। No. ठीक है, तो अब इसका मतलब, अच्छा इसी तरह पहला वाला ऑप्शन देखो, ब्लू क्रिस्टल्स को हीट किया है और क्रिस्टल्स व्हाइट हो गए, तो क्या ब्लू टू व्हाइट कोबाल्ट के लिए होती है? नहीं, वो ब्लू टू नहीं। होती है। ठीक है, अब हमारे पास रह गया ऑप्शन बी और डी। अब बी क्या था? पिंक क्रिस्टल्स को हीट किया है। पिंक क्रिस्टल्स का मतलब क्या हो गया कि ये वाला कोबाल्ट क्लोराइड, उसको हीट किया है और वो ब्लू हो गए, वो ब्लू हो गए, तो ब्लू तो हो गए, लेकिन ये किसकी निशानी है? हाइड्रेटेड या एनहाइड्रस की? एनहाइड्रस नहीं, Anhydrous. हाइड्रेटेड क्या? बताओ मुझे। अरे हीट के Hydrated या hydrated थे? अंडरलाइन सब्सटेंस की आइडेंटिटी बतानी है। पिंक क्रिस्टल्स क्या अनहाइड्रेटेड थे या हाइड्रेटेड थे? नहीं, हाइड्रेटेड था। पिंक से क्या थे? हाइड्रेटेड। तो ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, लेकिन चूंकि उसने कहा है कि आइडेंटिटी किसकी बतानी है? अंडरलाइन सब्सटेंस की, तो अंडरलाइन सब्सटेंस पिंक क्रिस्टल वाला है, तो पिंक क्रिस्टल वाला तो हाइड्रेटेड होता है, इसका मतलब है ये गलत हो गया। यस और नो? Yes.
जबकि अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे तो वाटर इज एडेड टू व्हाइट सॉलिड। व्हाइट सॉलिड क्या है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। Yes. इज दैट क्लियर बच्चों? चलो जी, विच इक्वेशन शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन? किस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन शो हो रही है? रिडॉक्स नहीं पूछा है बेटा, ठीक है, पूछा है ऑक्सीडेशन किस में हो रही है। जी ए में, बताया ए था में। मैंने, जिस रिएक्शन में एलिमेंट आ जाए वो रिडॉक्स होता है, और अगर रिडॉक्स होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। यस और नो? Yes, याद sir. है, जिस रिएक्शन में एलिमेंट आ जाए वो क्या होता है? रिडॉक्स। Redox. और रिडॉक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। Reduction भी. तो हो रही है। इसमें ऑक्सीडेशन शो हो रही है। तो मेरे बच्चे नहीं। आप देखो, इसमें एलिमेंट नहीं है, नहीं है, इसमें एलिमेंट नहीं है, इसमें एलिमेंट नहीं है, सीधा सीधा हमारा आंसर हो गया यस और नो। ट्रिक काम आ गई। Yes. जी सर। जिन बच्चों ने इस ट्रिक वाली क्लास को अटेंड नहीं किया था तो हमने क्या बताया था, ये रिडॉक्स की यही वाले एमसीक्यू सबको मुसीबत लगते हैं, लेकिन ये हम ट्रिक से कर लेते हैं। बेसिक ट्रिक है कि जिस रिएक्शन में एलिमेंट आ जाए, एलिमेंट पता होना चाहिए, दिस इज एलिमेंट, दिस ये एलिमेंट है या ये एलिमेंट है, एक भी आ जाए एलिमेंट तो बस वो रिडॉक्स है। और रिडॉक्स का मतलब क्या हो गया? उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, सर reduction अगर भी हो ऐसे दो आ जाए तो एलिमेंट वाले। रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता ना, यही तो, अगर इतना गौर तुम कर लेते तो ए स्टार पहले ही गारंटी होती ना। ये काम तो हमने करके आपको बता दिया, अब याद रख लें बस, आपको एक ही मिलेगा। या ये सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिडॉक्स, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस में एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट वाले ऑप्शन को टक टक करके तुम सिलेक्ट कर लेना कि ये रिडॉक्स है सारे, ठीक है। चले बेटा, बात समझ में आ गई सबको? नबीहा, अजवा, असमारा, भाई नए नए नाम नजर आ रहे हैं, साज, तो शामी, kindly एक मायरा, दफा- सारा, जैद, जारा, माज, Yes, sir. मनाइम, डालिया। Yes, sir. ओए होए Yes, sir. फार्मर्स। अब भाई फार्मर, भाई मुझे बताओ, फार्मर की कोई बात हुई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कोई बात की थी हमने जब हमने एसिडिक रेन पढ़ी थी? को रिड्यूस करने में Yes, कैल्शियम sir. हाइड्रोक्साइड। तो यही बातें आ गई ना कि जो अल्लाह के हुक्म से हमने कहा कि अगर याद रखें तो सारी बातें पढ़ी हुई आई हैं। फार्मर्स स्प्रेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी ऑलरेडी नो कि जब, मैं कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूं, कि जब एसिडिक रेन होती है, एसिडिक रेन होती है, और एसिडिक रेन क्यों होती है वो भी याद करो, कि जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड या हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्मोक्स बने हुए होते हैं, तो पानी जब इनके साथ मिक्स होता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद कर लो कॉन्सेप्ट को। तो अब ये जब एसिडिक रेन बहती है तो ये बिल्डिंग्स को डैमेज करती है, क्योंकि वो मेटल की बनी हुई होती हैं या वो कैल्शियम कार्बोनेट के सीमेंट की बनी होती हैं, तो बिल्डिंग डैमेजेस होती हैं, सॉइल एसिडिक हो जाती है, पानी के अंदर मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो ये हमने एसिडिक रेन पढ़ा था। अब हमने कहा था कि जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो फार्मर्स उसको ठीक करने के लिए उसमें क्या डालेंगे? बेस डालें। कौन सा बेस? जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो और काम भी कर जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने जाके क्या करना है? जाकर OH रिलीज करने हैं ना, और OH क्या करेगा? एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, कर देगा। न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन मैंने यहाँ बताया था कि एक्सेस में नहीं डालना होता है ना, एक्सेस को अवॉइड करना होता है। एक्सेस में डालेंगे तो वो हो रहा है, मिनरल्स नहीं क्योंकि आएंगे। एक्सेस में जो बेस होती है वो सॉइल में मौजूद अमोनियम कंपाउंड से क्या कर सकती है? रिएक्ट करती है, और उससे क्या होता है? अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। तो ये क्या है? नॉट वांटेड है, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमने उसको अवॉइड करना है। भारत तो कहता है फार्मर स्प्रेड calcium hydroxide on their fields to neutralize soils that are too acidic for the crop. Which ion neutralizes the acid in the soil? अबे यार क्या बच्चों वाला सवाल है, कौन सा है भाई? OH। ठीक है, E, तो yes, ऐसे sir. सवाल भी आएंगे, फिर भी अगर मेरा बच्चा तुम 33, 34, 35, 36 स्कोर ना करके आओ तो बस क्या कहें। 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। थ्रेशोल्ड कितने में बनेगा अंदाजा? मेरे बच्चे इस बार हाई हो सकता है ना, क्योंकि आपका एक पेपर गया ना, ठुक गया ना एक पेपर, तो इसलिए वैसे तो नॉर्मली 31, 32 पे डेफिनेटली ए हो जाता था, लेकिन इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थ्रेशोल्ड हाई होगा। और ओवरऑल ए स्टार? हाय हाय, पहले इतनी बातें तो याद रख लो, ए स्टार तो मेहनत करोगे आ जाएगा। हाँ तो ख्वाहिश तो कर सकते हैं। ख्वाहिश करनी कोशिश करनी है भाई। चलो 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस, JKL and M are tested with universal। याद करो, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द ओनली इंडिकेटर जो आपको 1 से लेकर 14 तक अलग अलग कलर चेंज देता है। याद करो 1 से 2 में क्या होता है? विबग्योर पढ़ाया था, विबग्योर 1 से 2, फिर 3 से 4 में अलग चेंज होता है, 5 to 6 में अलग होता है बेटा, याद करो 7 to 8 में अलग होता है, फिर 10 to 12 में, सॉरी 9 to 10 में अलग होता है, फिर 11 to 12 में अलग होता है। क्या चेंज होते थे? वायलेट, इंडिगो, फिर
ब्लू, Blue. Yellow. फिर येलो, Yellow. और Orange. Red. Orange. Red. यहाँ ग्रीन होगा ना यार, पहले ग्रीन आएगा, ग्रीन। 13-14 आएगा नीचे। ओह एक छोड़ दिया मैंने, सॉरी। बारह तुम कॉन्सेप्ट समझ गए ना, मैं वो लिखते हुए एक फिगर छोड़ दी मैंने। जी सर। 13-14 रह गया ना यार, सही फरमाया। यहाँ से क्या था, वॉयलेट था, फिर इंडिगो था, फिर ब्लू था, फिर ग्रीन था, फिर येलो था, फिर ऑरेंज था, और फिर रेड था। यानी Red था। एसिडिक कंडीशन में आपके पास रेड होगा, वरना ब्लू होगा, और न्यूट्रल कंडीशन पे 7 to 8 पे कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो ये हमने कॉन्सेप्ट रिपीट कर लिया। नबिया तुम क्लास में मौजूद हो, 100 तो नहीं गई बेटा? नहीं सर, मैं मौजूद हूँ। चलिए जी, अब आपसे कहता है कि JKLM है, कलर्स दिए हुए हैं, विच सॉल्यूशंस आर एसिडिक। एसिडिक रेंज कौन सी होती है, ये वाली रेंज एसिडिक है, यस और नो? 2 के 3। Yes. मतलब रेड वाला एसिडिक है और ऑरेंज वाला एसिडिक है, यस और नो? ग्रीन वाला तो Yes. एसिडिक नहीं है ना, ग्रीन वाला क्या होगा, न्यूट्रल होगा या स्लाइटली बेसिक होगा। इसी तरह जो पर्पल वाला है वो भी इसमें लाई करेगा, वो बेसिक है। तो कौन कौन से एसिडिक है भाई, J और KLM. K और M। B. आगे चलते हैं। पीरियड 3, कायनात बेटा आप जिंदा हैं, मरमरा तो नहीं गई, समझ आ रही है बात आपको? मुनीजा सलीम, सर आ रही है। चलो। पीरियड Yes, sir. टेबल इज शोन। पीरियड 3 दिया हुआ है, आप जानते हैं पीरियड क्या होता है भाई, याद करो। पीरियड टेबल ऐसे करके पीरियड टेबल होता है, इसमें वर्टिकल जो रोज कॉलम्स हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप्स, और ऐसे क्या होते हैं, पीरियड्स। Horizontal people. ठीक है। अब कहता है भाई what increases from sodium to argon across the period। सोडियम से जब हम लेफ्ट पे राइट पे जाते हैं आर्गन पर, तो क्या चीज बढ़ती जाती है? Number of electrons. ठीक है जी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, नॉन मेटालिक करेक्टर। Non-metallic. मेरे ख्याल ये बात तो बड़ी ऑब्वियस है। Non- सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम। अगर आप डेंसिटी के बारे में वी डोंट हैव वैल्यू, वी कैन नॉट कमेंट, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगेन वी डोंट हैव वैल्यूज, वी कैन नॉट कमेंट। और अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लें तो पता चल जाएगा। देखो Non-metallic character. तो सुनो, शुरू में क्या है, मेटल्स। आप जानते हैं मेटल्स आर मोर डेंसर ना, जैसे जैसे आप नॉन मेटल की तरफ जाते हैं उनकी डेंसिटी भी कम होती है, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। लेकिन एक चीज इंक्रीज हो रही है, वो क्या है, नॉन मेटालिक करेक्टर। सोडियम से मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पर जब जा रहे हैं तो ये नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। हो सकता है कोई कहे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, तो भाई कॉन्फिगरेशन करके देख लो। सोडियम की कॉन्फिगरेशन 11 होती है और इसकी 12 होती है। अगर आप कॉन्फिगरेशन करेंगे तो ये कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी, 281, और इसकी क्या बनेगी, 282। तो दोनों में नंबर ऑफ शेल सेम है नहीं है, बोलो? जी सेम है। और हमने क्या पढ़ा था कि एक पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं उनके शेल सेम ही होते हैं। यहां से पूरा यहां तक आ जाए, शेल 3 ही रहेंगे। आर्गन की कॉन्फिगरेशन करो, 18 होती है, 2,8,8 3 ही शेल्स हैं, ठीक है। एक पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर बच्चों? आगे बढ़ रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. सोडियम एंड रुबीडियम। अब देख रहे हो बड़ी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप पीरियोडिसिटी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए। सोडियम एंड रुबीडियम। सोडियम और रुबीडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 1 के। सोडियम शुरू में आता है और रुबीडियम नीचे जाके आता है। ये पीरियोडिक टेबल साथ लगा हुआ होगा, आप खुद देख सकते हैं। आर इन दी ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सोडियम एटम हैव मोर इलेक्ट्रॉन। क्या सोडियम के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, बोलो? ऑब्वियसली नॉट। जैसे जब नीचे जाते हैं नंबर बढ़ता है ना भाई, Yes. तो ये तो गलत हो गया। सोडियम हैज लोअर डेंसिटी देन रुबीडियम। डेंसिटी पे हम डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते। सोडियम हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन रुबीडियम। मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का डेटा दिया हुआ होगा फिर ही कमेंट हो सकता है। लेकिन एक आखिरी ऑप्शन अगर हम देखते हैं, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन रुबीडियम। क्या सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है रुबीडियम से? याद करो, रिएक्टिविटी का ट्रेंड पड़ा था बेटा। रिएक्टिविटी मेटल की किस पे डिपेंड करती है? एज वी गो डाउनवर्ड, साइज ऑफ द एटम क्या होता है, बढ़ता है। एंड मेटल रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी होता है या डिफिकल्ट होता है? आसान होता है, इजी होता है सर। इट मींस रुबीडियम विल बी मोर रिएक्टिव। रुबीडियम की रिएक्टिविटी आप ये देखो ना, जब आप रिएक्टिविटी चीज पढ़ते हो, आप पोटेशियम सोडियम पढ़ते हो, रुबीडियम इससे भी ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम के भी नीचे आता है और लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज मच इजियर फॉर रुबीडियम। इसका मतलब है सोडियम का मोर रिएक्टिव होना, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। सोडियम एटम्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन देन रुबीडियम, ये भी गलत हो गया। अब हमारी बात रह गई लोअर डेंसिटी पर और लोअर मेल्टिंग पॉइंट पर। अब इस पर लॉजिक लड़ाई है बेटा। सी लग रहा है मुझे। नहीं, लगना और पगना से नहीं होता, लॉजिक से होता है। लॉजिक से। मेरे बच्चे मुझे बताओ कि
जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एटम का साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है ना भाई, एटम का साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जा रहा होता है। डू यू ऑल एग्री? यस अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? याद करो, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा था कि वो डिपेंड कर रहा होता है कि जनाबे आली मेटल जो एटम है उसके सराउंडिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब सोडियम भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा। सोडियम ग्रुप 1 का एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, रुबिडियम भी ग्रुप 1 का एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो मालूम हुआ कि सोडियम की सराउंडिंग में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और रुबिडियम की सराउंडिंग में भी एक एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब जब मेटालिक बॉन्ड की बात करेंगे तो मेटालिक बॉन्ड में हम ये जो इसने कहा कि सोडियम हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन रुबिडियम, क्या ये बात ठीक होगी? अगर आप मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को देखो भाई, यहां पर सोडियम के एटम ऐसे हैं और इनकी सराउंडिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि रुबिडियम के एटम ऐसे हैं और इनकी सराउंडिंग में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो मेटालिक बॉन्ड कहां तगड़ा होगा? जहां पर डिस्टेंस कम है ना। यस और नो? बेटा ये बात समझ आती है? सोडियम रिपीट करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज समथिंग न्यू जो आपको सीखनी है। उसने पहला ऑप्शन बी में कहा कि सोडियम की डेंसिटी और ऑप्शन सी में कहा सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं पहले मेल्टिंग पॉइंट समझा रहा हूं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा है किस चीज पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स में, कि जो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि सोडियम भी ग्रुप 1 का मेटल है और रुबिडियम भी ग्रुप 1 का मेटल है, तो दोनों की सराउंडिंग में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो तो सेम ही होगी, 1 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, क्योंकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। लेकिन सोडियम का साइज काफी छोटा होता है, छोटा एटम है, तो इसलिए वहां जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, और जो रुबिडियम का साइज है वो बड़ा है क्योंकि वो बड़ा एटम है, तो वहां डिस्टेंस बिटवीन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो मेटालिक बॉन्ड यहां पर हमारा क्या होगा, वीकर होगा, क्योंकि आप जानते हैं जितना शॉर्ट डिस्टेंस होता है मेटालिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता है, और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है, मेटालिक बॉन्ड उतना वीक होता जाता है। तो मेटालिक बॉन्ड की लॉजिक समझाने के लिए बताया मैंने, सोडियम के अंदर मेटालिक बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों? लॉजिक समझ लीजिए कि दोनों के अंदर देखो मेटालिक बॉन्ड का ताल्लुक किससे, जैसे अगर मैं कहता कि सोडियम का मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या मैग्नीशियम का, तो आप कहते हैं यार इसका चार्ज +1 है, इसका +2 है। जब +2 है तो इसकी सराउंडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो इसका मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन अभी हम कंपेयर कर रहे हैं सोडियम और रुबिडियम को, तो दोनों का चार्ज +1 है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का जो फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो सेम ही है। तो इसका मतलब है बात आ जाएगी साइज के ऊपर, सोडियम का साइज छोटा है, डिस्टेंस छोटे हैं, इसलिए मेटालिक बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्गर होगा। रुबिडियम का साइज बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए मेटालिक बॉन्ड इसका रिलेटिवली वीकर होगा। एम आई क्लियर? तो यहां जो बात कहता है सोडियम एज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा? आंसर इज नो, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। लॉजिक समझ आई? सोडियम का साइज छोटा है एटम का, और सराउंडिंग में इसके भी फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं जितने रुबिडियम में है, तो साइज छोटे होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सोडियम में ज्यादा होगी, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लोअर नहीं होगा। जब हम ये सारी बातें कंक्लूड करते हैं तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? बी। अब मैं बी की लॉजिक भी समझा देता हूं। सोडियम हैज अ लोअर डेंसिटी देन रुबिडियम, सोडियम की डेंसिटी जो है वो कम होगी कंपेयर टू रुबिडियम। एक तो या तो आप उसमें ऑड वन आउट पे चले जाते हैं, ऑड वन आउट की स्ट्रेटेजी पे अप्लाई करते हैं, या जब आप ऑड वन आउट पे नहीं भी जाना चाहते, लॉजिकली भी समझना चाह रहे हैं, तो बेटा जब हम नीचे जा रहे हैं तो साइज बड़ा हो रहा है, एटम्स बड़े बड़े आते जा रहे हैं। जब एटम्स बड़े बड़े आते जा रहे हैं तो डेफिनेटली जो मास टू वॉल्यूम रेशियो है वो बढ़ रहा है। जब मास टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो सोडियम की डेंसिटी कम होगी, रुबिडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. बेटा बात सबको समझ आ गई है? ठीक है, दिस इज रिलेटिवली अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें 2-3 नई बातें सीखने की थी। तो मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल का होता है वो डिपेंड किस पे करता है बच्चों? क्या सीखा हमने? कि उसके चार्ज पर। अगर दोनों मेटल्स में चार्ज सेम है तो फिर देखना पड़ेगा जिसका साइज छोटा है उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और अगर चार्ज डिफरेंस है, जैसे सोडियम का चार्ज +1 है, मैग्नीशियम का +2 है, या इसके बाद एल्यूमिनियम का +3 होता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेटालिक बॉन्ड होगा किसमें होगा इन तीनों में? बोलो। एल्यूमिनियम के अंदर। बेटा बात क्लियर है? माज, रुमैसा, रोमान, अगर हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड किसमें होगा? बोल दो भाई। हेलो? सोडियम। अगर हम सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसमें होगा? तो डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? चार्ज। और पहली डिपेंडेंसी है चार्ज के ऊपर। यहां पर +1 है, वहां +2 है, वहां +3 है, तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गर चार्ज यहां पर है, तो रिलेटिवली सबसे स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड किसमें होगा इन तीनों में? एल्यूमिनियम में। लेकिन जब हमने
कंपेयर किया सोडियम और रुबिडियम को, तो इन दोनों के चार्ज कितना था, +1 था। या अगर मैं मैग्नीशियम के साथ कंपेयर करूं कैल्शियम को, तो दोनों का चार्ज कितना है बेटा, +2 है। तो अब जब चार्ज सेम हो गया तो बात साइज पर आ जाएगी, और साइज पर क्या आएगी, मैग्नीशियम साइज में छोटा होता है तो इसमें डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, और कैल्शियम का साइज बड़ा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से यहां पर वीकर बॉन्ड होगा, यहां पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, यहां पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, यहां पर वीकर बॉन्ड होगा। मनाइम, मुनीजा, रुमैसा, मोहम्मद, मिकाल, मायरा, बात समझ पाए हो? मनाइम, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन 20 पर आ जाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये भी पीरियोडिक टेबल का ही क्वेश्चन है बेटा। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर एलिमेंट्स इन ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दीस एलिमेंट्स इज करेक्ट? ठीक है जी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप जानते हैं, क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, इसके बारे में सवाल पूछ रहा है। द कलर गेट्स लाइटर डाउन द ग्रुप, जी ये तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जब नीचे आते हैं कलर लाइटर होता है डार्कर होता है? Darker. डार्कर होता है। दी डेंसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दी डेंसिटी बढ़ती है भाई, आप देखो गैस से किस तरफ जाता है, सॉलिड की तरफ जाता है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, बढ़ रही है? बड़ी है। दीज आर ऑल गैसेस एट रूम टेम्परेचर, क्या सारे गैसेस हैं? नहीं। नो, आयोडीन इज अ सॉलिड, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, तो इट मींस कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, दे आर ऑल नॉन मेटल्स। They are non-metal. बच्चे देखो एग्जामिनर ना ऐसे, जैसे ये वाला सवाल जो ऊपर हमने किया, इसमें कोई बच्चा हो सकता है फंसे, लेकिन एग्जामिनर ऐसे 4-5 सवाल लाजमी देता है ताकि वो गधे और घोड़ों में फर्क कर सके। चलो आगे चलते हैं। Which row describe the properties of a typical transition metal? Typical transition metal पे सवाल है जी। ट्रांजिशन मेटल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले कंपाउंड बनाता है, Yes. यस, यस, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। तो कौन सा option हाय। ठीक हो गया बेटा? अब देखो ये सारे ठीक है। क्वेश्चन 10 सेकंड भी नहीं लग रहे, लेकिन किसी क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा, तो जिस क्वेश्चन को इजी पूछेगा एग्जामिनर उसमें टाइम नहीं लगाना। Which statement about the noble gases? पीरियोडिक टेबल के सारे सवाल हैं। नोबल गैसेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? नोबल गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्या डायटोमिक होती है? डू दे रिएक्ट? नो। जब वो रिएक्ट नहीं करती तो डायटोमिक नहीं, सी है। ठीक है। नोबल गैसेस आर रिएक्टिव, आर दे रिएक्टिव? नो। नोबल गैसेस हैव फुल आउटर इलेक्ट्रॉन शेल, यस और नो? Yes. यस। नोबल बेहतरीन। गैसेस आर फाउंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट पे होती है, राइट पर होती है? राइट पे। Right. राइट पे होती है। What is a property of all metal? कौन सी प्रॉपर्टी तमाम मेटल्स में होती है? क्या नो मेल्टिंग पॉइंट? नो। रिएक्ट विद नो। द ओनली प्रॉपर्टी जिसके ऊपर मेटल डिफाइन होता है दैट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। Which statement explain why aluminium is used in the manufacture of ये aircraft? है। बेटा एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी पढ़ी Low थी? density. Low density. Low density. ये होगा भाई, ये कहां से आ गया? Lower density होगा सर, बी है। प्लेन के लिए एयरक्राफ्ट। ठीक है, दो रीजन होते हैं बेटा। पहला रीजन क्या होता है? डेंसिटी लो होती है, उड़ना आसान होता है। और दूसरा एक और रीजन क्या होता है? एल्यूमिनियम पर क्या चढ़ जाती है? ऑक्साइड लेयर चली गई। ऑक्साइड लेयर, जिसकी वजह से उसकी रस्टिंग भी नहीं होती। इज नहीं होती। दैट यस सर। ओके? व्हिच डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ सॉलिड एलॉय? एलॉय क्या होता है? इसमें हम मेटल के साथ क्या करते हैं? अलग अलग के एटम क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। ठीक है ना? तो अब मुझे बताइए कौन सा एलॉय? ये क्या है? आइडेंटिफाई करो, ये क्या चीज है? Ionic compound. This is the structure of ionic compound. Yes or no? Ionic lattice. C क्या है? C क्या है? Metal. Pure metal. That's pure metal. What is D? D is a Liquid. नॉन मेटल। Compound. it's a compound. Compound. आप देखिए compound है, elements आपस में different combine हुए में। अब यहाँ पर हमें जो layer arrangement है उसमें जगह जगह पर हमें अलग अलग साइज के एटम नजर आ रहे हैं। That means this is our alloy. Yes or no? सही है। सारे पता होने चाहिए बेटा। आगे चलते हैं। मेटल W, X, Y एंड Z रिएक्ट विद डाइल्यूट। अच्छा बेटा ये आ गया, रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आ रहा है। मेटल W, X, Y एंड Z आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चार मेटल्स हैं W, X, Y, Z। द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स W, X एंड Y एंड Z आर हीटेड विद कार्बन। द रिजल्ट्स आर शोन। जनाब समझना क्या कहता है? मेटल को देखो, पहले यहाँ टेबल देखो। मेटल को जब एसिड से रिएक्ट कराया तो W ने फिजिंग की है। जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है क्या बनाता है? बताओ। Hydrogen और हाइड्रोजन और वाटर। किस चीज की हो रही है? किसकी फिजिंग हो रही है? हाइड्रोजन गैस की।
अच्छा, डब्ल्यू एक्स और वाई ने रिएक्ट किया है, इसका मतलब है डब्ल्यू एक्स वाई जो है वो जो मेटल्स हैं वो किससे हैं? हाइड्रोजन से ऊपर हैं, यस और नो? और जेड ने रिएक्शन नहीं किया है। जेड ने रिएक्शन नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि जेड मोस्ट लाइकली हाइड्रोजन से क्या है? नीचे है, यस और नो? Yes. आखिर में आएगा बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव। उसके बाद जनाबे आली उसने फिर, अच्छा वैसे इस पे भी हम रिएक्टिविटी बता सकते हैं, लेकिन अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। आगे क्या कहता है? मेटल ऑक्साइड को जब कार्बन से हीट किया है, मेटल ऑक्साइड याद है कार्बन का रिड्यूसिंग मेथड हमने पढ़ा था। जी जी जी। तो मेटल ऑक्साइड जब कार्बन के साथ हीट किया है तो डब्ल्यू में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है जो डब्ल्यू भाई साहब है ये कार्बन से ऊपर है, यस और नो? जी डब्ल्यू भाई साहब कार्बन से ऊपर हैं, ऊपर है। ठीक है। इसी तरह एक्स में मेटल प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब एक्स कार्बन से नीचे, कार्बन से हाइड्रोजन नीचे ऊपर है लेकिन कार्बन से नीचे है। एग्जैक्ट आंसर है। वाई जो है, वाई में हमने क्या देखा कि वाई में भी रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वाई इनसे भी ऊपर है, सबसे ऊपर है वॉयल, क्योंकि इसने फिजिंग भी वॉयलेंट की थी और कार्बन से भी रिएक्ट नहीं कर रहा। और आखिर में जेड में मेटल प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब जेड कार्बन से नीचे और हाइड्रोजन से भी नीचे। तो क्या करेक्ट होता बना? ए है। वाई, ए लग रहा है। फिर डब्ल्यू, फिर एक्स और फिर जी। जेड। वाई डब्ल्यू एक्स जी क्या हो गया हमारे पास? ए आंसर। ये क्वेश्चन एक एवरेज बच्चा नहीं कर सकेगा अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। मजेदार। एक बार फिर सुन लो बेटा, एक बार फिर सुन लो मेरे बच्चे। ये जो पहले डेटा दिया हुआ था, इस डेटा में हमें क्या बताया उसने? ये जो फिजिंग हो रही है इसका मतलब है दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यहाँ वायलेंट फिजिंग हो रही है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फिर नीचे उसने मेटल ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ डब्ल्यू के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है जो डब्ल्यू वाला मेटल है वो कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है और वाई वाला भी कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है। जबकि यहाँ जब मेटल प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है ये मेटल्स कार्बन से रिएक्टिव, कार्बन के मुकाबले में कम रिएक्टिव है। इसी इंफॉर्मेशन को हमने एक साथ जोड़ा तो हमें सही ऑर्डर मिल गया। आर बी क्लियर बेटा? बेटा बात समझ आ गई सब बच्चों को? बतूल, हलीमा, मिकाल, नजीर, सर आ गया मेरे बच्चा रस्टिंग, मेरे ख्याल रस्टिंग वस्टिंग पे सवाल आ गया। क्या क्या तुम्हें सर ने पढ़ाते हुए इस तरह की डायग्राम्स कराई थी? बोलो भाई। बिल्कुल। देखो आ गई ना। द डायग्राम शोज एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, टेस्ट ट्यूब पी में क्या है कहानी? वाटर है, आयरन नेल खुला हुआ है, ठीक है जी। रस्टिंग होगी नहीं होगी, क्या ख्याल है? होगी। टेस्ट ट्यूब अगर हम क्यू को देखते हैं तो इसमें बंदे ऊपर से ऑयल की लेयर है जो एयर को क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी, yes or no? कर देगी। और वाटर बॉयल टू रिमूव, वाटर भी बॉयल है। रस्टिंग होगी नहीं होगी? बोलो। नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। उसके बाद क्या है भाई? टेस्ट ट्यूब आर है, उसमें क्या है? आप एयर तो भरी हुई है लेकिन आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई दी है, लेकिन उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया जो एयर को बिल्कुल ड्राई कर देगा, एयर में से वाटर कंटेंट बिल्कुल क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो मुझे बताइए क्या होगा? नहीं होगी। रस्टिंग ना होने के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया वाटर को, मॉइस्चर को एलिमिनेट कर दिया बाय यूजिंग अ केमिकल एजेंट। तो अब कहता है स्टूडेंट प्रेडिक्टेड द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन टेस्ट ट्यूब पी आयरन नेल रस्ट। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब की क्यू आयरन नेल डू नॉट रस्ट। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब आर आयरन नेल डू नॉट रस्ट। अब सवाल क्या पूछता है? विच प्रेडिक्शंस आर करेक्ट? कौन सी प्रेडिक्शंस ठीक है? 1 and 3। हाँ जी, 1 and 2 ठीक है या गलत कहानी है? तीनों सही लग रही है। तीनों ठीक है। हाँ तीनों तीनों ही ठीक है। देखो ना, यहाँ पर रस्टिंग हो रही थी, यहाँ रस्टिंग नहीं हो रही थी और यहाँ भी रस्टिंग नहीं हो रही थी, तो तीनों ठीक हो गई ना भाई। तीनों ठीक है, ठीक है। सर तीसरे में क्यों नहीं हो रही? मेरे बच्चे आपने यहाँ पर बाहर से एयर को सील कर दिया है और यहाँ देखा है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो कि लिखा हुआ भी है टू ड्राई द एयर, यानी एयर के मॉइस्चर कंटेंट को बिल्कुल खत्म कर देगा, बिल्कुल ड्राई एयर हो जाएगी। आप जानते हैं कि रस्टिंग के लिए वैसी एक स्लो प्रोसेस है और वाटर या मॉइस्चर जो है उसको कैटलाइज करता है। अगर वो कैटलिस्ट भी खत्म हो गया तो रस्टिंग ना होने के बराबर हो जाती है। सर एक क्वेश्चन सर, टेस्ट ट्यूब क्यू में ऑयल की वजह से रस्टिंग नहीं हो रही है, वाटर बॉईल किया गया उसकी वजह से नहीं हो रही? बेटा वाटर को बॉईल किया, इसका मतलब है ऑक्सीजन निकाल दी उसमें से, ठीक है। yes. और ऑयल की लेयर लगा दी तो मजीद ऑक्सीजन जो यहाँ ट्रैप है यहाँ पर डिसॉल्व नहीं हो पा रही, तो दोनों मिलकर रस्टिंग को रोक रहे हैं। तो सर वाटर से नहीं होगी? नहीं ना बेटा, रस्टिंग का रिएक्शन भूल गए हो क्या? कौन सी बच्ची जिसने सवाल पूछा? रस्टिंग को इतना डिटेल में पढ़ाया इसलिए था। रस्टिंग के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, आयरन, ऑक्सीजन, वाटर और फिर कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर
टेस्ट ट्यूब क्यू में आपने इसको एलिमिनेट कर दिया है, टेस्ट ट्यूब आर में आपने इसको एलिमिनेट कर दिया है। सर नमाज का टाइम हो गया है। जी जी, नमाज अभी मेरे अजान होगी मस्जिद में, अभी मैं क्लास को ब्रेक लगा दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, फिर नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे। Which statement about the extraction of iron in a blast furnace is correct? हाँ भाई, ब्लास्ट फर्नेस याद है? हाँ भाई, हाँ यार क्या बता। होता था ब्लास्ट फर्नेस में? आयरन का कौन सा ओर होता था? Fe2O3, क्या नाम होता था इस ओर का? हेमेटाइट। देखा हेमेटाइट ओर होता था। और इसमें एक्सट्रैक्शन करने के लिए हेमेटाइट के साथ क्या क्या डालते थे? कोक डालते थे और कोक और कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहला रिएक्शन क्या होता था? कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती थी, कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर रिड्यूस होती थी कोक से, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती थी। कार्बन मोनोऑक्साइड वाज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट, जो Fe2O3 में से Fe को क्या करती थी? अलग कर देती थी और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती थी। यस और नो? कैल्शियम कार्बोनेट का क्या काम होता था? जो लाइमस्टोन डालते थे, बनता था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एसिडिक और कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता था? सिलिका होती थी, सैंड, उससे रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेता था। यस और नो? सही है। अब कहते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिक इंप्योरिटी। क्या कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक इंप्योरिटी से रिएक्ट कर रही है? बताओ। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या ये बेसिक इंप्योरिटी है सिलिकॉन ऑक्साइड? नहीं ना भाई, सैंड बेसिक कहां से हो गई? सही है। कार्बन इज बर्न टू प्रोवाइड हीट। क्या कार्बन की बर्निंग से हीट मिलती है? बोलो यस और नो? यस मिल रही है ना? फिर आगे चलो। आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय आयरन, रिड्यूस टू आयरन बाय कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आयरन ऑक्साइड को जो आयरन में रिड्यूस कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है? नो, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। द रॉ मटेरियल्स आर बॉक्साइट लाइमस्टोन। को क्या बॉक्साइट है रॉ मटेरियल? नहीं नहीं, No. बिल्कुल भी। ठीक है। अब देखो एग्जाम में कैसे फंसाता है। Which process is used to convert calcium carbonate into calcium oxide? अभी देखो लिखा मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय हीटिंग, थर्मल डिकम्पोजिशन। यस और नो? यस। आगे चलते हैं। Which substance is beneficial to aquatic life? कौन सा सब्सटेंस एक्वेटिक लाइफ के लिए बेनिफिशियल है भाई? बोलो। Dissolved oxygen. dissolved oxygen. Are you sure? फॉस्फेट्स। Are you sure? Yes. बाकियों को देखो। Yes. फॉस्फेट जब ज्यादा होते हैं कौन सा मैकेनिज्म हो जाता है? अगर फॉस्फेट ज्यादा देते हैं कौन सा मैकेनिज्म हो जाता है? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन को तबाह कर देता है। प्लास्टिक ज्यादा हो जाए मर जाएंगे, सीवेज वाटर ज्यादा मर जाएंगे। तो कौन सा फीजिबल जरूरी है? डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो नॉर्मली प्लांट के थ्रू आती है। ठीक है। A new planet has been discovered and its atmosphere has been analyzed. एक नया planet discover हो गया भाई। एटमॉस्फेयर है, प्लेनेट है। The table shows the composition of the its atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड जो है 4% है, नाइट्रोजन 72 है, ऑक्सीजन 24 है। Which gases are present in the atmosphere of the planet in a higher percentage than they are in Earth's atmosphere? कौन सी गैसेस अर्थ के मुकाबले में हायर परसेंटेज में है? जल्दी बता दो। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन भी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है, 1%। कितनी होती है हमारे पास? 0.03। नाइट्रोजन तो लगभग 71% ही होती है। सॉरी 79% होती है, तो वो तो कम है। ऑक्सीजन जो है वो 21 होती है, 24 है। तो ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है और ये कम है। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यस और नो? चलो बेटा, अब नमाज का ब्रेक दे रहा हूँ। नमाज अजान शुरू हो गई है, नमाज का ब्रेक दे रहा हूँ। अभी ये पेपर चल रहा है, 8-9 क्वेश्चंस रह गए, उसके बाद एक और पेपर है, उसके बाद क्लास ऑफ करेंगे और अगेन इट इज गोइंग टू बी अ थॉरल रिवीजन। तो इसलिए 7:23 हो रहे हैं, तो 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। क्लास कंटिन्यू रहेगी, मीटिंग लीव नहीं करनी है, ठीक है ना? यहीं से मैं रिकॉर्डिंग रोक दे रहा हूँ, फिर यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। 7:25 समझ लो, तो 7:35 7:40 पे रिज्यूम कर लेंगे। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32 नाउ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हम शुरू कर रहे हैं। मैं एक बार ग्रुप पे जरा मैसेज डाल दूं तो शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन नजर आ जाए, स्टेटमेंट वाला, करेक्ट और इनकरेक्ट वाला,
इसमें स्टेटमेंट बहुत ट्रिकी अंदाज में होती हैं, एक एक वर्ड के डिफरेंस की वजह से स्टेटमेंट का मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसको एक रूल बना लें कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आपने कम से कम 2 या 3 बार पढ़ लेना है, ताकि आप गलत उसको समझ ना जाएं। ऐसा ना हो कि वो कुछ और ही बोल रहा हो और आप कुछ और ही समझ रहे हो। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? नंबर 1 कहता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, क्या वो क्लाइमेट चेंज का सबब नहीं बन रही? बोलो भाई, बन रही है सर। कैसे बन रही है? बाय, यस प्लीज, कैसे बनती है? बाय, बिकॉज इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। वी नो कि इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस जब बढ़ती है तो कौन सा इफेक्ट क्रिएट करती है? ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट वार्मिंग करती है। तो ये तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, दैट इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट, गलत है ये। फिर आ जाता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। ठीक है, कहता है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से आ रही है? बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। जी, क्या एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ कार्बन सॉरी मोनोऑक्साइड। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन मोनोऑक्साइड जब लिखा हुआ है तो कंप्लीट कंबशन से तो नहीं आ सकती ना। इट मींस स्टेटमेंट भी हमारा गलत होगा। फिर कहता है बर्निंग अ नेचुरल गैस डिक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बर्निंग से नेचुरल गैस बर्न करते कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज होता है? ऑब्वियसली नॉट। क्या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या करता है? इंक्रीज करता है। लास्ट क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन कॉज एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक मीथेन। जी, अगर हम जो है वो जो हमारी जितनी भी वेजिटेशन है, जितनी भी पौधे हैं और जो हमारी ग्रीनरी है, हम जब इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, तो बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन हो रही है ना। ये ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन में क्या मीथेन गैस बनती है? बोलो। यस सर बनती है। ठीक है, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन। याद रखिए, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज करता है उसके डीकम्पोजिशन में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? मीथेन गैस। किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को जब आप छोड़ देते हैं डिकम्पोज, इवन के अगर आपके वो आपका जो डस्टबिन है घर में, उसके अंदर भी अगर कोई ऑर्गेनिक किचन का वेस्ट पड़ा हुआ है, तो आप देखते हैं कि कुछ दिन में ही वो सड़ इंतहाई बदबू आने लगती है उससे, और उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो रही है और उसमें भी जो गैस स्लोली ग्रेजुअली रिलीज हो रही है, दैट इज मीथेन गैस। तो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन से मीथेन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो द ओनली स्टेटमेंट विच इज करेक्ट इज ऑप्शन डी। ए बी सी कैसे गलत है? सबको क्लियर हो गई है बात? मायरा वागले, मुनीजा, सारिम जब्बार। जी Yes, sir. उसके बाद कहता है प्लास्टिक कंबस्ट। अब ये देखो ना, सारे एयर एंड एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं। क्वाइट पॉसिबल के बच्चे जब देखेंगे एक कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है तो कंफ्यूजन की वजह से गलतियां करें। अब प्लास्टिक कंबस्ट टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। कहता है ये इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रहा है कि एक प्लास्टिक को हमने जलाया है, कंबस्ट किया है, सल्फर डाइऑक्साइड बनी है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनी है, दोनों गैसेज हैं। मैंने पहले ही बताया था HCl अगर हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हो तो मतलब है गैस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हो तो मतलब है लिक्विड है। तो ये हमने कंबस्ट किया प्लास्टिक को, 2 गैसेस बनी। हाउ कुड बोथ गैसेस बी रिमूव्ड फ्रॉम द एयर? दोनों गैसेस को हम एयर से कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, इसके ऊपर सवाल पूछा हुआ है। पास दी गैसेस ओवर सॉलिड एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड। पहला ऑप्शन क्या है? मुझे बताइए, कोबाल्ट क्लोराइड की बात आपने कहां पर पढ़ी है? कोबाल्ट क्लोराइड की बात कहां पढ़ी है आपने? वाटर के टेस्ट वाटर में। तो क्या यहाँ वाटर का कोई जिक्र हो रहा है? नहीं सर। नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर आ जाए पास दी गैसेस ओवर सॉलिड डैम्प कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखो, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए पढ़ाया था हमने, बताना जरा। सल्फर डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं डीसल्फराइजेशन, एयर एंड एटमॉस्फेयर याद कीजिए। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, और क्योंकि ये बेस होता है, ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है। समझना बेटा, डीसल्फराइजेशन हाउ टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये हमने सल्फर डाइऑक्साइड की जब पोल्यूटेंट्स पढ़ा था, एज अ पोल्यूटेंट पढ़ा था, तो आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जब सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो इससे पहले कि वो रिलीज हो जाए, हम उसे ऐसे टनल से गुजारते हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कोटेड होता है। ये क्या करती है? सल्फर डाइऑक्साइड से रेडिली रिएक्ट कर जाती है और उसको एलिमिनेट नहीं होने देती एटमॉस्फेयर में। यानी अगर एटमॉस्फेयर में मौजूद हो तो ये इससे रिएक्ट करके क्या करता है? उसको सॉलिडिफाई करके अलग कर देता है, कंपाउंड बनाकर। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों चूंकि बेसिस भी हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिडिक गैस है, तो दिस कंपाउंड कैन बी यूज्ड टू रिमूव बोथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस।
अगर आप इसके अलावा ऑप्शन पे गौर करें तो वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। पास द गैस थ्रू कैटालिटिक कन्वर्टर, भाई क्या ये गैसेस कैटालिटिक कन्वर्टर में अलग होती हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन सी गैसेस होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में, यस और नो? तो कैटालिटिक कन्वर्टर तो इनके साथ डील करता है बच्चों, हाँ ना जवाब देना। कैटालिटिक कन्वर्टर का ताल्लुक क्या HCl या SO2 से है किसी तरह भी? ऑब्वियसली नॉट, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। पासिस द गैस थ्रू फिल्टर पेपर, क्या फिल्टर पेपर से गुजारने से गैसेस अलग होती हैं? बोलो। नहीं सर, नहीं होती। इट मींस अगर आप ऑड वन आउट पे भी जाएंगे, ज़ारा नदीम, कायनात, शामीर, नजीर, अगर आप ऑड वन आउट पे भी जाएंगे तो ओनली ऑप्शन दैट वुड यू वुड बी सिलेक्टिंग इज ऑप्शन बी। और लॉजिकली आपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है, डीसल्फराइजेशन वाज द टेक्निक, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड जो पॉल्यूटेंट है उसे रिमूव करने के लिए वी कैन यूज कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दे रेडिली रिएक्ट विद दिस गैस एंड कन्वर्ट देम इनटू अ सॉलिड प्रोडक्ट। और क्योंकि ये बेसिस भी होती हैं, आप जानते हैं मेटल के साथ O या OH लगा हो तो वो बेस होता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिडिक गैस है, तो ये उससे भी रिएक्ट करती है और उसको भी अलग कर देती है। तो अगर ऑड वन आउट से जाएं तब भी हमारा ऑप्शन बी बनता, और अगर हम लॉजिकली जाएं तब भी हमारा ऑप्शन बी बनेगा। ए क्यों नहीं है? क्योंकि कोबाल्ट क्लोराइड हम जानते हैं वाटर के लिए इस्तेमाल होता है, नॉट फॉर SO2 और HCl। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? मायरा, Sir. ज़ारा नदीम, एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. आगे कहता है लाइमस्टोन। व्हाट इज लाइमस्टोन? व्हाट इज लाइमस्टोन? यस प्लीज। कैल्शियम कार्बोनेट, दैट्स लाइमस्टोन, carbon. इज डिसॉल्व्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जी, कार्बोनेट को जब एसिड में डालते हैं क्या बनता है बताओ भाई? सॉल्ट, व्हिच इज Carbon Salt, dioxide. and water, carbon carbon dioxide gas. ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो व्हाट इज द वर्ड इक्वेशन? वर्ड इक्वेशन कह रहा है कौन सी ठीक होगी, पहले बता दीजिए। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एक ही इक्वेशन में बन रहा है, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई? B. 3 B इक्वेशन। अच्छा, ऑर्गेनिक देखो, आखिरी 6 सवाल ऑर्गेनिक के होते हैं, और ये इसीलिए मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक अगर कच्ची है तो आपका A स्टार गया, 6 सवाल तो यहीं ठुक जाएंगे आपके। 35 से 40 तक यूजुअली, या 33 34 से आगे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर किसी की ऑर्गेनिक कमजोर है, A स्टार गया उसका, क्योंकि 30 अगर वो 6 में तुक्के में एक आग सही हुआ, बाकी पीछे गलतियां हुई हैं, तो फिर तो आपका एवरेज स्कोर 30 से नीचे चला जाएगा। 3 इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन। पहली इक्वेशन को गौर करते हैं, सवाल बाद में देखेंगे। पहली इक्वेशन में क्या है? C4H10। व्हाट इज C4H10? इज इट अल्केन, अल्कीन? क्या है ये? Alkane. Cracking हो Alkane. गई। इसको आप देखो, ये ब्रेक डाउन कर रहे हो तो ये आपको एल्कीन मिल रही है और ये एल्केन मिल रहा है। क्या होता है ये प्रोसेस? Cracking. Cracking. क्रैकिंग। दूसरा प्रोसेस देखो, ये क्या है? एल्कीन। विच एल्कीन? इथीन। और रिएक्शन हो रहा है स्टीम के साथ, पड़ा है रिएक्शन, बन रहा है एथेनॉल। Addition. ठीक है ना, ये हाइड्रेशन हो रही है। यस यस और नो? Hydration. Yes, sir. फिर तीसरा देखो, C2H5OH एथेनॉल, O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना, ये क्या हो रही है? कंबशन। Combustion. अब कहता है हाउ मेनी डिफरेंट होमोलोगस सीरीज आर शोन। कौन कौन सी होमोलोगस सीरीज शो की गई है? ये अल्केन है, ये एल्कीन है और ये Alkane, एथेनॉल। कितनी alkane, है भाई? alcohol. 3. 3. ठीक है। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर, पेट्रोलियम के मिक्सचर पे सवाल आते रहेंगे। इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन, व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट पेट्रोलियम C. ग्रुप्स। हाँ जी, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है भाई? Fractional distillation. Fractional Very good. distillation. और अगर मैं आपसे स्टेप्स पूछ लूं, पहले स्टेप में क्या होता था? पहले स्टेप में क्या होता था? सबको क्या करते थे? पहले से वेपर बनाते थे, वेपर्स बनाते पेट्रोलियम को थे, क्या करते थे? वेपराइजेशन करते थे, डेंस वेपर बनाते थे, और फिर क्या करते थे? उसकी Condensation. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालते कंडेंसेशन। और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ जाते जाते टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो कम हो जाता जाता है। कम हो जाता है। और इसमें फ्रैक्शंस याद हैं? कौन कौन से फ्रैक्शंस निकलते थे? नेफ्था का फ्रैक्शन बिटुमेन निकलता था, जी। बस चलो बिटुमेन लुब्रिकेंट, फ्यूल ऑयल, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथीन इज अ हाइड्रोकार्बन। इथीन की केमिस्ट्री याद कर लो। इथीन इज अ हाइड्रोकार्बन, वी नो दैट। व्हिच रो describes the covalent type of covalent bond between carbon in ethene and the effect of ethene on aqueous group। बच्चों वाला सवाल है भाई, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड bond. होते थे, और क्या Double bond होता है। ऐड होता है या नहीं होता? कलर चेंज होता है नहीं होता? Yes, होता है sir. होता है, brown ब्राउन हो टू जाता है। कलरलेस और कलरलेस टू ब्राउन। Brown to colorless. To colorless. चलो, which statement about the ethanoic acid? ethanoic acid की केमिस्ट्री याद करो। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ऑक्सीडाइज करते हैं, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? एस्टर। Ester. एस्टर। क्या कहता है भाई? इट टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर पर्पल। कि ठीक है गलत है? नहीं, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या गलत होता है। है? गलत। गलत है ना? गलत है। एसिड है तो 1 to 2, 3 to 4 और 5 to 6, इसमें क्या होता है? ये रेड, ऑरेंज और येलो है ना? येलो।
इनमें से कलर नहीं है, कह रहा है पर्पल, पर्पल तो बेस के लिए होता है, तो ये गलत हो गया। नबिया बात Base समझे नहीं होता है। समझे? इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, एसिड है, एसिड क्या सही है, रिएक्ट सही करता है। है? ऐसा होता है। यस, इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट, जी क्या रिएक्ट करेगा? ऐसा करेगा। ये ऐसा करता है, करेगा। करता है। डीकलराइजेस एक्वस ब्रोमीन, क्या ये ब्रोमीन को नहीं। डीकलराइज करेगा? No. नहीं, नहीं करेगा। तो D कौन सी आंसर। स्टेटमेंट ठीक हुई भाई? 2 और 2 and 3. डी। 3. 5 steps in acid base titration। अरे भाई देखो ये आ गया नया सब, टाइट्रेशन में ख्याल है रट्टा लगवा दिया हमने। अब टाइट्रेशन के अगर स्टेप सही ना है जूते पड़ेंगे। जनाब अली 5 स्टेप्स इनको अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले क्या होगा, पहले एक सारे पढ़ लेते हैं। स्लोली ऐड द एसिड फ्रॉम अ ब्यूरेट इनटू कॉनिकल फ्लास्क until the indicator becomes colorless। Add नहीं, ये नहीं है। thymophthalein। Use a volumetric pipette to add fixed volume of alkali to conical flask। Record, सही है, read and 3, record 3। the initial volume of acid in the burette। ये 3 पहला होगा। Read and record। जी पहला स्टेप कौन सा होगा? 3 नंबर। 3। पहला होगा। नंबर 3 दूसरा- पहला होगा हमारा। उसके बाद क्या दूसरा करेंगे? दूसरा होगा। दूसरा होगा। स्टेप नंबर 2 दूसरा होगा। दूसरा हो जाएगा। Phenolphthalein फिर क्या और करेंगे? चौथा होगा। चौथा आ जाएगा। तीसरा स्टेप फिर हो पहला जाएगा। आ पहला जाएगा। आ जाएगा, फिर पांचवा आ जाएगा। तो 3 2 3 2 क्या आंसर वाला है? एक ही सीक्वेंस है, कौन सा है? B, sir. चलिए क्रोमेटोग्राफी का सवाल भी आ गया। एटीपी के क्वेश्चन भी घुसेड़ दिए गए हैं। क्या है भाई? द क्रोमेटोग्राम obtained from 4 mixtures of dyes PQRS is shown। Solvent front baseline। What is the total number of different dyes identified in the 4 mixtures? Total number of dyes कितनी 5 है? है। गौर से देखो 5। इसके अंदर कितनी हो गई? 1 2 3। यस और नो? जी। Yes, 5 नबिया है। कितनी हो गई इसके अंदर? पी के अंदर 3 हो गई। उसके बाद क्यू के 3। अंदर ये वाली सेम ही है, ये वाली नहीं है, तो ये 4 हो गई। उसके बाद 4। आर के अंदर ये सेम है, तीन एस के अंदर वाली ये है। पांच सेम है, हो ये गई। वाली नहीं है। तो पांच। कितनी हो गई टोटल? 1 पांच। 2 3 4 और 5 डिफरेंट डाइज। यस 5। भाई 5 डिफरेंट डाइज कैसे हुई है? समझ में आई है बात या नहीं आई है? Yes, sir, आ गया समझ। फिर देख लें भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन को देखते हैं ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तीनों एक ही काउंट होंगी। ये दूसरी काउंट होगी, उसके बाद फिर ये तीसरी काउंट होगी, ये चौथी काउंट होगी, और ये फिर 5वीं काउंट होगी। क्लियर? Yes. Yes, sir. बेटा ये होता है 40 आउट ऑफ 40 का पेपर। ठीक है, 40 आउट ऑफ 40 का पेपर ऐसे करते हैं।